इस भीषण युद्ध में जल रहे रूस और यूक्रेन पिछले 11 सालों से एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। न ही जेलेंस्की से झुका जा रहा है और न ही पुतिन रुकने को तैयार है। इस महायुद्ध के अंजाम से अनजान इन दो मुल्कों के बीच की लड़ाई में यूरोप समेत खाड़ी देश कूद पड़े हैं। बैकडोर से विश्व दो खेमों में बंट चुका है। हालात इतने भयावह हैं कि अब युद्ध की चिंगारी समूचे यूरोप में फैलने लगी है। तभी तो यूक्रेन का कट्टर समर्थक पोलैंड जैसा देश भी रूसी ड्रोन गिराने का दावा कर रहा है। इस युद्ध के चलते यूरोप पर शरणार्थी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि आंकड़े बताते हैं 6 मिलियन से भी ऊपर यूक्रेन के मूल निवासी खुद का मुल्क छोड़कर अन्य देशों में बतौर शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। इस जंग में हजारों की संख्या में कितनी ही जिंदगियां स्वाहा हो गई, बुनियादी ढांचे ध्वस्त हो गए और ऊपर से विश्व पर मंडराता परमाणु खतरा। नुकसान दोनों तरफ का है, लेकिन यूक्रेन की तुलना में रूस की मजबूत स्थिति अब तक बनी हुई है। आर पार की इसी लड़ाई में अब 1000 दिनों की विध्वंसकारी पिक्चर देखने को मिल रही है। ग्रह नक्षत्रों की भूकंपकारी स्थिति 1000 दिनों की तबाही का कारण बनेगी, लेकिन क्या इसी विनाश की भविष्यवाणी में दुनिया क्या रूस में यमराज के दर्शन भी करेगी? 1000 दिनों की तबाही में यमराज बनकर रूस कितने ही मुल्कों को निगलने जा रहा है, इसको लेकर आध्यात्मिक गुरु स्वामी योग की भविष्यवाणी क्या मानव जाति के लिए चेतावनी है? देखिए धर्म ज्ञान पर। विनाश की भविष्यवाणी में रूस और यूक्रेन का भविष्य क्या कहता है? जंग कविता जी, मैं तो वैज्ञानिक दृष्टि से ही हमेशा पहले अपनी बात को रखता हूँ। अभी कल ही का तो समाचार है 2 सितंबर कि फ्रांस ने कह दिया है कि अस्पतालें तैयार रखो, है ना, सोल्जर्स के लिए। नाटो के भी सोल्जर्स आ सकते हैं, विदेशी सोल्जर्स भी आ सकते हैं। अगर दुनिया में सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो फिर फ्रांस को ये बोलने की जरूरत क्या है? उसके पहले यूके ने बोल दिया था कि अपनी अस्पतालों को सुसज्ज रखो, सैनिक आ सकते हैं। उसी यूरोप से अन्य देश कह रहे हैं कि हम लोगों को युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, रशिया कभी भी यूरोप पर आ सकता है आक्रमण के स्वरूप में। तो जब रशिया यूरोप तक आ जाएगा तो उसमें यूक्रेन कहां पड़ता है? जब भारत पाकिस्तान को क्रॉस करके अफगानिस्तान तक पहुंच ही जाएगा तो फिर पाकिस्तान का अस्तित्व तो मिट ही गया। तो यूक्रेन अपने आप में मिट गया। यूक्रेन को वो तो बिल्कुल हथिया ले लेगा, क्योंकि यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जेलेंस्की, मतलब कहा जाता है कि कई बार उनको टेबल टॉक के लिए जब बिठाया गया तो 2-3 बार वही टेबल छोड़ के गए हैं। रशिया ने भी उनको चांस दिया। और जो भी मैच्योर्ड है, जो भी मुझे लगता है कि गंभीर है, वो नहीं चाहेगा कि ह्यूमन लाइफ्स की मतलब मृत्यु से नुकसान हो या जान माल का ज्यादा नुकसान हो। रशिया को जितना लेना था उसने ले लिया और उसके बाद टेबल टॉक के लिए अभी भी जब जेलेंस्की वहां पर गए ट्रम्प के साथ बात करने के लिए, तो मैंने मीडिया के माध्यम से ही बता रहा हूं, एक वो मैप लेके गए थे और बताया कि रशिया ने इतनी इतनी जमीनें हमारी कब्जे कर रखी हैं और ये जो बचा हुआ है ये इतना यूक्रेन है। तो ट्रम्प ने उनको दूसरा मैप दिया, बोले अब जो मैं मैप दे रहा हूं ना, आपको उतना यूक्रेन स्वीकार कर लेना है। अगर वो स्वीकार कर लेते तो युद्ध उसी वक्त समाप्त हो जाता, लेकिन वो जेलेंस्की जिद पे है कि नहीं, जो हम गंवा चुके हैं वो भी हमें चाहिए, प्लस यहां से रशिया वापस हो जाए, प्लस नाटो उसको सिक्योरिटी दे। ये लड़ाई सिर्फ एक्सटेंड ही इसीलिए हो गई है क्योंकि यूरोप के देश यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सपोर्ट हटा दें तो यूक्रेन की अपनी ताकत नहीं है कि वो रशिया के सामने खड़ा हो सके। और फिर कुछ उसकी जो कूटनीतिक मतलब ऐसी चालें चली जिसमें जर्मनी की सप्लाई लाइन जो गैस पाइप की हो रही थी उसमें ब्लास्ट करके जर्मनी को युद्ध के दूसरे पक्ष में वो ले गए। तो ये उनकी आंतरिक राजनीति भी यूरोप की काम कर गई। हम मानते हैं कि सारे गोरे एक होते हैं, ऐसा नहीं है, गोरे गोरे में भी अंतर है। अमेरिकन ब्रिटेन में भी फर्क है, अमेरिका के गोरी चमड़ी और यूरोप की गोरी चमड़ी में भी फर्क है, और उनके आपसी अंदर झगड़े होते हैं, उनके आपसी अंदर कई मतभेद होते हैं। ये आपने पिछली बार देखा भी। तो कुल मिलाकर के जब फ्रांस ये कहता है कि आप तैयार रहो, सोल्जर आने वाले हैं, इसका मतलब फ्रांस को ये आभास हो गया है कि यूक्रेन को कुछ ही समय में रशिया हाथ में लेकर के यूरोप की तरफ अटैक करेगा और ये होना है। और यही मैंने जो बताया कि 26-27 में जो विश्व का वॉर जोन बन रहा है वो यूरोप से बन रहा है।